देखो, आप लोगों ने क्या पढ़ाई किया है पहले, अभी क्या करने वाले हो। एक चीज़ तो ये चीज़ याद रखना कि सीधी सी बात है, आपका जो सबसे मेन टारगेट होना चाहिए, सिलेबस आपका कंप्लीट होना चाहिए। आप चाहे कहीं से भी पढ़ रहे हो, डिपेंड ये करता है कि अगर आपने पहले से कहीं पढ़ा है तो आप अपना सिलेबस को, जो सिलेबस के की पॉइंट है और क्वेश्चनों का डायमेंशन देखो कि क्वेश्चन किस डायमेंशन में पूछ रहा है। जैसे मान लो इमोशनल इंटेलिजेंसी है, तो कई बार क्या उसके टाइप्स पूछ रहा है, वो कई बार क्या एप्लीकेशन पूछ रहा है उसका, ठीक है। या मान लो कि एडमिनिस्ट्रेशन में उसका क्या यूज है, पब्लिक लाइफ में क्या यूज है। तो उस डायमेंशन से जहीं से भी आप कहीं नोट्स पढ़ रहे हो आप, तो उसमें क्या ये चीज़ें ऐड है या नहीं है। इस मार्केट की हकीकत मैं बताता हूँ, इस मार्केट में कोई भी ऐसा इथिक्स का, तो मैं ख़ास तौर से, क्योंकि इथिक्स की ऐसी कोई बुक नहीं छोड़ी जो मैंने नहीं पढ़ी है। इथिक्स का ऐसा कोई टीचर नहीं है जिसका मैंने वीडियो क्लासेज नहीं देखी है। अरे मैं ये पूर्ण दावे के साथ बोल सकता हूँ इथिक्स के बारे में कि कोई भी एक टीचर ये दावे के साथ नहीं बोल सकता कि मेरे नोट्स कंप्लीट है, आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। यहाँ तक कि बहुत बड़ी बड़ी कोचिंगों के नोट्स भी वन डायमेंशन में ही कवर होते हैं। तो पहली बात तो ये रही कि आप कहीं भी किसके नोट्स पढ़ रहे हो, आप सोच रहे हो कि इनफ है, मैंने इसके अकॉर्डिंग आंसर राइटिंग कर ली, ऐसे नहीं होता काम। दूसरी बात, मैंने उस दिन ही बोला था कि आंसर राइटिंग ओनली PYQ, ठीक है। आप जब फुल टेस्ट देने जाओ, बस ओनली वहाँ देने जाओ, आंसर राइटिंग करनी है आपको PYQ पे ही करनी है। PYQ पे ऑलरेडी 1000 क्वेश्चन है, आप उस पर ही कर लो, उससे अच्छा सीख भी जाओगे, सब कुछ बढ़िया रहेगा। दूसरी बात, PYQ रिपीट भी होते हैं। तो मेरा मानना है कि आप कहाँ से क्या कर रहे हो उससे मैटर नहीं करता। आप ये पहला टारगेट होना चाहिए आपको सिलेबस को कवर करने का। दूसरा आपका टारगेट होना चाहिए PYQ, बस यही मेंस की तैयारी है। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, फिर भटकते फिर कोचिंगों की टेस्ट सीरीज ये फलाना दिखाना, इधर भटकोगे फिर आप लोग। यू शुड बी फोकस ओनली सिलेबस एंड PYQ। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, PT के लिए भी मैंने यही बात बोली थी और अभी मैं मेंस के लिए भी यही बात बोल रहा हूँ। तो ये चीज़ याद रखो, ओनली फॉलो सिलेबस एंड PYQ बस। जैसे मैं खुद अगर कल देखो जो सा भी रिजल्ट आता है, तो जो मान लो मेंस लिखेंगे तो मैं उनको भी यही क्लियर इंस्ट्रक्शन रहेगा मेरी तरफ से। अगर मैं खुद भी मेंस दूंगा तो मैं खुद ही यही काम करूंगा, ओनली सिलेबस ओनली PYQ बस, कोई फालतू चक्कर मत पड़ो। हाँ, आप बोलो किसको क्या क्या पूछना है। हाँ तो आप बताओ संध्या, तुम्हारा क्या डाउट है, आप बताइए। सर, ऐसे के लिए जैसे आपने वीडियो में कराया था, तो मैंने पहले 2-3 क्लासें करी थी। जब मैंने पहले कोचिंग में ऐसे राइटिंग देते थे, तब मेरा हो जाता था। मतलब मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग करके वो मैंने वो द हिंदू पढ़ा था, तो उससे अकॉर्डिंग चीज़ें कर हो जाती थी। लेकिन अब के पेपर में तो मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग से हो जा रहा है। मतलब देखो, कहाँ वो जो रही बात, तो देखो एक चीज़ याद रखना। जैसे कोई पहली बार, मैं सिंपल सा जब मैंने ऐसे पढ़ाया था तभी मैं एक ही एग्जांपल देता हूँ, चाहे आंसर राइटिंग हो, हमेशा मेरा एक ही एग्जांपल रहता है। कोई पहली बार, जी। जैसे अगर मान लो कि घर में जा रहा है खाना बनाने के लिए, कोई भी हो, चाहे लड़की हो लड़का हो, तो स्वाभाविक सी बात है, सबसे पहली बात तो उसको ये आइडिया होना चाहिए भाई मुझे किसका सब्जी बनाना है, पहले मैटर तो यही करता है। तो ऐसे में आंसर राइटिंग सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप पहले क्वेश्चन की डिमांड को समझो कि भाई वो मेरे से जानना क्या चाह रहा हो क्वेश्चन, सबसे पहली चीज़ यही होती है। आप किचन में एंटर किए तो पहले पता होना चाहिए आपको इसकी सब्जी बनानी है। फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको रफ मटेरियल तैयार करना पड़ता है कि अच्छा मुझे ये मसाला डालना है, ये सारी चीज़ें, ये इक्विपमेंट मुझे मेरे चाहिए। वैसे क्वेश्चन आंसर हो या ऐसे होता है, उसमें यही डिमांड होती है कि अच्छा ये इसकी थीम है और इस थीम के अकॉर्डिंग मुझे ये सप्लाई करना है, इसमें ये डाटा डालना है मुझे, ये इन्फॉर्मेशन डालनी है मुझे, ठीक है। तो सबसे पहले ट्राई ये करना है कि आपको ये अंडरस्टैंड करना है। अब क्या होगा कि आप पहले दिन ही अगर मान लो कोई ऐसे उठाया और आप लिखने बैठ गए, नहीं लिख पाओगे, मैं साफ बता रहा हूँ। तो सबसे पहला जो काम जो मैंने ऐसे ही क्लासेज में मैंने बोला था, ब्रेन स्टॉर्मिंग करना सीखो पहले। पहले तो ब्रेन स्टॉर्मिंग करने का सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे ईजी तरीका है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सिलेबस हमेशा याद रखो। तो आप सबसे पहला काम जो है सिलेबस को अंडरस्टैंड करो। तो सिलेबस जैसे मैंने उस टाइम भी सिखाया था कि आप, एक तो तरीका होता है PT के सिलेबस के अकॉर्डिंग आप ऐसे लिख सकते हो, पर मेरा मानना है कि अगर आपको अच्छे नंबर पाने 130 140 ऐसे में पाने हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका है आप जो मेंस का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अपने ऐसे को एक्यूमुलेट कीजिए। मतलब कैसे, जैसे उसमें मान लो GS1 है, GS1 में मान लो कि हिस्ट्री वाला पार्ट है, हिस्ट्री में भी 3 पार्ट है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, एंशियंट है, मिडिवल है, मॉडर्न है, पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला है,
ठीक है। उसके बाद में फिर आप इधर आ जाओ इंडियन सोसाइटी में। इंडियन सोसाइटी में बहुत सारे वुमेन है, ठीक है, मेन है, ओल्ड वुमेन है, थर्ड जेंडर भी है, ठीक है। तो ये डाइवर्सिटी समझनी पड़ेगी। ये डाइवर्सिटी आपके ऐसे में जब आएगी तो ऑटोमेटिक नंबर अच्छे आते हैं। अब यही ट्राई करना कि ब्रेन स्टॉर्मिंग आपको करना है। तो ब्रेन सबसे पहले ऐसे लिखना नहीं होता है, आपको एक रफ पेज में जाके पहले 20-25 मिनट से, आप एग्जाम में भी यही काम करना होता है कि आपको जाके उसमें एक रफ आइडिया खींचो। पहले क्वेश्चन की डिमांड समझो, अच्छा इस दायरे में मुझे लिखना है, फिर इस दायरे में वर्ल्ड हिस्ट्री से क्या पॉइंट को कौन सा मैं एग्जांपल यहाँ पुट आउट कर सकता हूँ, एंशिएंट हिस्ट्री से कौन सा ले सकता हूँ, मिडिवल से मैं कौन सा ले सकता हूँ। ऐसे आपको सोचना पड़ेगा। और वो आपका GS1 से लेकर GS4 तक जाना चाहिए आपका। ऐसे आपके इथिक्स के भी पॉइंट ऑफ व्यू डालना है। मैं बता रहा हूँ जिसने ये तैयारी कर ली है ऐसे पे कि वो GS1 से लेकर GS4 के सारे टॉपिक को इंक्लूड करके एग्जाम्पल डाल पा रहा है उसमें, या वो चीज़ें डाल पा रहा है जो उसकी रिक्वायरमेंट है, आपके 130-140 नंबर आ जाएंगे ऐसे में। और ऐसे नहीं होता। आपको पहले ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी होती है। मेरी क्लासेस देखो, मैंने उस दिन ही बोला था सबसे कि मेरी क्लासेस जाके देखो ऐसे की और आंसर राइटिंग की, तो एक आइडिया मिल जाएगा आपको कि कैसे ब्रेन स्टॉर्मिंग करना होता है, क्या होता है। तो ये चीज़ें याद रखो, ऐसे नहीं होगा। और दूसरी बात, कोई फालतू के कोचिंग वालों की टेस्ट सीरीज उनमें चक्करों में नहीं पड़ेगा। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ। अब देखो, मैं फिर बता रहा हूँ, मैं जो भी है, चाहे मैं फेलियर रहा हूँ, पर मैं हमेशा एक चीज़ बात बोलता हूँ, मैं आपके, देखो मेरा फेलियर होना आपके लिए वो नहीं है, मेरे लिए फेलियर है, पर आपके लिए सक्सेस बन सकता है। और ये मैंने बताया भी है, पिछले साल मेरे स्टूडेंट ने इंटरव्यू भी दिया है, और अभी मैं बोल रहा हूँ, अब क्या दावे के साथ में बोल रहा हूँ, कल रिजल्ट आने वाला, 5 से ज़्यादा लोगों को मेंस लिखेंगे, अभी मैं बोल रहा हूँ। और आप ये चीज़ समझो। और मैंने उस टाइम में जब यूनिटी IAS शुरू किया था, मैंने तब भी बोला था कि मैं 2 साल के अंदर प्रॉपर IAS बना के बताऊँगा आप लोगों में से। तो बात ये है, मैं फेलियर हूँ उससे मतलब नहीं है। बहुत सारे लोग जो है मेरे को मैसेज करते हैं कि सर आपका कौन सा टाइम है, ये है। मैं तो साफ बोलता हूँ, मैंने आज तक कभी भी कोई से प्लेटफॉर्म, मैंने कभी कोई झूठ नहीं बोला। मेरी मार्कशीट भी पड़ी हुई है यूट्यूब पे। तो बात ये नहीं है, पर बात है कि मैं क्या सिखा सकता हूँ, वो तो सीखो पहले आप। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, जैसे क्या होता है घर में, जब आप छोटे बच्चे होते हो तब आपके पेरेंट्स जो है भाई, उनकी एक एज होती है, उनको समझ होती है। जब जीवन में छोटे-छोटे होते हो तो उनकी बातों फॉलो करते हो तो आप फ़ायदे में रहोगे ना। पर आप जब एक जीवन में एक एज में पहुँच जाते हो तो तुम्हें लगता है कि अरे माँ-बाप का क्या है, मैं तो बहुत अब समझदार बन गया। ऐसा नहीं होता। एटलीस्ट मेरा मानना है कि मेरे लेवल तक तो तुम लोग पहुँचो ना पहले, तो वो सबसे मेन क्वालिटी होनी चाहिए। उसके बाद में मैं तो खुद ही मैं बोलता हूँ मेरे लेवल तक तो पहुँचो आप लोग, उसके बाद में आप खुद का सिलेक्शन ही हो जाएगा उस लेवल पे पहुँचने के बाद। तो ज़्यादा अच्छा है कि जितना मेरे से सीख सकते हो उतना सीखो ना। ठीक है, और किसी कुछ डाउट है? नगीना तुम क्या कर रही हो आजकल? कुछ नहीं कर रही। क्यों? तुम तो पिटाई खाने का काम कर रही हो। तो लड्डू वड्डू बनाए थे तुमने? कल रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद स्टार्ट करूंगी। अच्छा, उसके बाद स्टार्ट श्री गणेश करोगे? अच्छा वर्षा, तुमने क्या काम, जो मैंने काम दिया था तुमने शुरू किया वर्षा? हाँ सर, मैंने स्टार्ट कर दिया है। PDF निकलवा लिया था? PDF भी मैंने ऑनलाइन लैपटॉप में सर्च किया था सर। PDF बुक मिल रही है, मैंने देने गई थी बुक। अच्छा ठीक है, वो तो मैं 10 दिन का टाइम दिया हूँ ना मैं तुमसे। 10 दिन में बाद में बात करता हूँ, 10 जुलाई को, 10 जुलाई के समथिंग बात, 10 जुलाई तक का टारगेट है ना तुम्हारा? ठीक है, ठीक है, आप करते रहिए, फिर मैं पूछता हूँ। हाँ अमित, तुम बताओ क्या कर रहे हो? तबीयत ठीक हुआ तुम्हारा? हाँ सर, मेरी तबीयत धीरे धीरे ठीक हो रही है। पढ़ाई स्टार्ट किए? ये मैं जी अभी तो केवल फोकस ऑप्शनल पे ही है सर, क्योंकि ऑप्शनल देखने में थोड़ी सी बोरिंग भी जा रही है, क्योंकि 3-3 वीडियो 4-4 वीडियो हो जा रहा है, तो 3 क्या 10 वीडियो देखने पड़ेंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। जिस तरीके से तुमने लेथार्जी किए हो, 10 वीडियो देखना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा कंप्लीट होगा। और मैंने तुम्हें जुलाई तक का टारगेट दिया है। हाँ जुलाई तक हो जाएंगे सर, क्योंकि 35 वीडियो लगभग कंप्लीट हुए हैं सर। अब उन्होंने कंप्लीट करवा दिया जो नया बैच शुरू किया था उसमें? लेकिन वो थिंकर वाली सर दोबारा उन्होंने बोला था SS पांडे सर ने कि थिंकर दोबारा से करनी पड़ेगी आपको, तब ज्यादा अच्छा समझ आएगा। तो मैंने सोचा कि पहले यही लंबा है और यही टिपिकल है, तो पहले इसी को निपटा लेते हैं, फिर बाकी धीरे धीरे कर लूंगा। और ये जुलाई महीना तक तो आराम से हो जाना चाहिए। अच्छा
ठीक है सचिन, तुम क्या कर रहे हो? तुम तो घर से आओ पहले, तो पढ़ाई ऐसे कैसे काम चलेगा? तुम्हारे इतने अच्छे नंबर आ रहे फिर भी घर पे पड़े हो तुम। कब आ जाएंगे? कल रिजल्ट के बाद तुम लोग जागोगे हैं? ये चीज नहीं, सोचो। जागने की बात नहीं, कल निकलेंगे। चलो ठीक है, अब सुनो इधर बात। देखो कल एग्जाम्पल आ जाएगा, कल रिजल्ट कंफर्म है, ठीक है। चांसेज कोई 1-8% चांसेज रहे कि, पर नहीं आ जाएगा कल शाम तक हो जाए, ऐसा हो सकता है थोड़ा डिले हो जाए, चांसेज है। देखो पहला तो है कि 11 बजे के समथिंग, 11 बजे नहीं तो लंच के बाद या फिर शाम तक तो ज़रूर आएगा रिजल्ट, कल देंगे वो कंफर्म है, ठीक है। पहली बात तो ये मान के चलो रिजल्ट और अब की बार 20 सितंबर से है, सबसे बड़ी बात है 5 दिन और बढ़ गया तुम्हारे लिए, ये अच्छी बात है। तो ये मान के चलो लगभग मोटा मोटा 60 और 20 80 दिन के समथिंग मान के चलो। कल का दिन तो ऐसे जाएगा, ठीक है। इनका रिजल्ट हो जाएगा तो थोड़ा बहुत, ठीक है। आप लगोगे तो मान के चलो कि आपके पास 80 दिन है। अब जिनका ऑप्शनल पहले से कंप्लीट है, ठीक है, हाँ एक बार कंप्लीट है, वीडियो देख चुके हो, ठीक है, तो उनको भी ऐसा नहीं है कि ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, परंतु हाँ वो टैकल कर ले जाएंगे, ठीक है। मान लो जिन्होंने बिल्कुल ही ऑप्शनल नहीं पढ़ा है, पीटी निकल गया है, तो मेरा मानना है कि जुलाई तो पूरा ऑप्शनल ही पढ़ना चाहिए। और इधर GS 1 2 3 4 में जो मैं क्लासेज लूँगा वो देखते रहना, मैं नोट्स दूंगा वही कर लेना, पर ऑप्शनल पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शनल 500 नंबर का, अगर ऑप्शनल में आपके 100-150 नंबर आए तो ऐसे आउट हो जाओगे, ठीक है। और GS में ऐसा रहता है कि GS में एवरेज नंबर ही आते हैं, तुम कितना भी उसमें 30 मार्क का बन जाओ, चाहे कितने भी उसमें टाइम दे लो, उसमें नंबर नहीं बढ़ने वाले। मैक्सिमम ये रहेगा कि जो टॉपर, कभी ये चीज़ देखना, जो टॉपर होता है और जो चाहे आखिरी रैंकर हो, देखना GS के मार्क्स में 30-40 नंबर से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, पर ऑप्शनल में लोगों के 100 नंबर का फ़र्क पड़ जाता है। ऑप्शनल हो गया, ऐसे में लोगों को 50-50 नंबर का फ़र्क पड़ जाता है। एक स्टूडेंट ने आपकी बार एडमिशन भी लिया, उसके 60 नंबर आए हैं, सोचो ऐसे में, और उसका शायद फाइनल जो इंटरव्यू उसने दिया था, फाइनल उसका सिलेक्शन रुका 15 नंबर से। तो ये फ़र्क पड़ता है, ये चीज़ समझो। तो सबसे मेन जो की चेंजर है, एक तो ऑप्शनल हो गया, ऐसे हो गया, इथिक्स हो गया। इथिक्स भी मैं इतना नहीं मानता, परंतु एवरेज आजकल, पहले ऐसा होता था, अभी थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया है, ये चीज़ समझना, ठीक है। पहले क्या होता था कि इथिक्स में अच्छे नंबर आ जाते थे, अगर आप निशान जैन के टाइम में देखोगे, और GS 1 2 3 में ऐसा रहता था कि लोगों के 100 से पार नहीं जाते थे, तो इसलिए पहले बोला जाता था कि नहीं जो इथिक्स है थोड़ा गेम चेंजर है। अब नहीं है, ऐसा नहीं है। आप देखोगे ना तो वो हर बार एक बार क्या करता है, हर एक पेपर को हाइक कर देता है, UPSC जानबूझ के करता है, तो लोगों के 120-122 नंबर भी आ जाता है, ठीक है। तो ये फ़र्क पड़ता है, तो ये चीज़ याद रखना माइंड में, ऐसे ऑप्शनल थोड़ा बहुत इथिक्स, ये बहुत गेम चेंजर साबित होने वाला है। हाँ बोलो नगीना। लास्ट ईयर का एथिक्स का पेपर कितना लेंथी था? लास्ट ईयर ने, लास्ट 2 ईयर से वो ऐसा ही दे रहा है, लास्ट 2 ईयर से पेपर कंप्लीट करना मुश्किल हो रहा है, तो ये चीज़ भी समझो। और सर अगर उसको इंग्लिश में ना पढ़ा जाए ना, सिर्फ हिंदी में पढ़ के नहीं सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लैंग्वेज समझ में नहीं आती, वो जो इतना बड़ा जो दे देता है। तो देखो मैं एक चीज़ में फिर बार उसमें मैं कोई टेक्निक बताऊंगा। देखो मैं फिर बार बता रहा हूँ, PYQ करोगे ना तो सब माइंड चलने लग जाता है। हकीकत में बताऊंगा, जैसे अपन कंप्रेंशन में करते हैं ना वैसे सेम फॉर्मूला उसमें भी है, कोई ज़रूरत नहीं है। एथिक्स का थोड़ा सा स्टार्टिंग आइडिया ले लो, केस स्टडी का आखिरी का आइडिया ले लो, और वो क्वेश्चन समझ लो। देखो सबसे मैं एक बात बताता हूँ, केस स्टडी देखो सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें, क्योंकि 120 नंबर का केस स्टडी आता है। अब 120 नंबर के लगभग ये मान के चलो 20-20 नंबर के आते हैं, 6 केस स्टडी आती है। अब देखो उसमें क्या होता है, इंट्रोडक्शन पार्ट और कंक्लूजन पार्ट सब में सेम ही रहता है, उसमें कुछ ज़्यादा अंतर आने वाला नहीं, बस वो सिलेबस रट लो, वही डालना है। हकीकत में बता रहा हूँ, आप ये चीज़ समझो। तो उसमें स्टेक होल्डर डालना पड़ेगा आपको, ठीक है, एथिकल इशू क्या है इसमें, ठीक है, ये डालना ही है। इंट्रोडक्शन थोड़ा 1-2 लाइन का कि बस ये इसमें ये मुद्दा है और इससे संबंधित बात की गई है, उसमें स्टेक होल्डर दिखा दो फटाफट से। फिर उसके बाद में क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस करना पड़ता है उसमें। हकीकत में बता रहा हूँ, देखो एक चीज़ याद रखना, GS में तो खास तौर से है ना, जितनी क्वेश्चन की डिमांड हो, जैसे लेंदी जो लग रहा है ना पेपर, लेंदी उन लोगों को लगता है जो खुद कुछ भी लिख रहे हैं। एक चीज़ मैंने देखा, जो मैं पहले जब टेस्ट सीरीज लिखता था तो मैं देखा कि मैं 10 पॉइंट लिख रहा हूँ तब भी मेरे को उतने नंबर मिल रहे हैं, मैं 5 पॉइंट लिख रहा हूँ तब भी मेरे को उतने नंबर मिल रहे हैं। ये चीज़ तुम्हारे माइंड में सेट हो गई ना, फिर बस इतना सा काम करना है तुम्हें। वो 5 पॉइंट जब लिखोगे ना, चाहे GS का आंसर में लिख रहे हो चाहे केस स्टडी में लिख रहे हो, बस उस 5 पॉइंट में ये करना कि फालतू की चीज़ें मत लिखना, उसमें प्रायोरिटाइज करके लिखना कि ये चीज़ें 5 इंपॉर्टेंट है, बस ये 5 ही लिखो। मैं फिर बता रहा हूँ, आप 10 भी लिख दोगे ना
और वो जनरल जनरल बातें लिख रहे हो, नंबर नहीं बढ़ेंगे। तो ये चीज़ माइंड में सेट कर लेना। अगर जिसने इस पैटर्न को अपना लिया उसका पेपर कभी नहीं छूटेगा। तो मेरा ऐसा होता था स्टार्टिंग में, जब मैंने टेस्ट सीरीज दी थी पहली बार 2019 में, उस टाइम तो मेरे 14 क्वेश्चन ही हुए थे पहली बार। जब मैंने 20 क्वेश्चनों वाला लिखने प्रैक्टिस, तो मेरे को दिमाग ख़राब हो गया कि मैं 14 क्वेश्चन। तो फिर मैंने धीरे धीरे चीज़ें समझी कि इन्हें मैं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ, ज़्यादा फ्लो चार्ट डायग्राम वो भी ज़रूरत नहीं है, जहाँ ज़रूरत हो वहीं बनाओ। तो ये चीज़ें जब धीरे धीरे फिर मैं 20 क्वेश्चन भी कंप्लीट करने लग गया था और हो जाता है। तो ये चीज़ें माइंड में रखना, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, ज़्यादा पॉइंट लिखने से ज़्यादा नंबर नहीं मिलते हैं। परंतु हाँ, ये चीज़ याद रखना, जैसे सबसे मेन चीज़ जो 10 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो 10 नंबर वाले क्वेश्चन में फिर मैं 12 बता रहा हूँ। देखो, इसलिए मैंने बोला था तुम लोग ना लापरवाही करते हो। अब जैसे आज लगभग पेपर हुए, आज लगभग 15 दिन होने आए, और मैंने जिस दिन पेपर के अगले दिन ही शायद क्लास ली थी, 1-2 दिन बाद में, तो मैंने बोला था PYQ देखना शुरू कर दो। अगर आप PYQ को नोटिस करोगे ना, जैसे 15 नंबर वाले जो क्वेश्चन आते हैं, चाहे ऑप्शनल हो चाहे GS का पेपर हो, जो GS के पेपर में 15 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें मैक्सिमम 3-4 डिमांड तक जाता है वो, मतलब वो 3-4 एंगल पूछ लेगा उसी में, ठीक है। पर जो 10 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं, कभी रेयर चांसेज होते हैं कि उसमें 2 डायमेंशन से क्वेश्चन पूछता है, मतलब 2 डिमांड होती है उसकी, सिंगल ही डिमांड होती है। तो हमेशा ये चीज़ माइंड में, जिस दिन तुम्हें ये गेम समझ में आ गया ना कि वो कितना चाह रहा है और मुझे उतना ही लिखना है, रैंक भी सुधरेगी, सिलेक्शन भी होगा, और कभी पेपर इनकम्प्लीट कभी नहीं रहेगा। और मेरा इतना अनुभव रहा है, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, जिसका पेपर कंप्लीट हुआ है उसका इंटरव्यू कॉल आया है। मेरे जितने सीनियर थे, मान लो मेरे जो दोस्त लोग थे, मैंने मोनिका को जब दोनों बार मेंस लिखा तब मैंने बोला था उसको, पेपर इनकम्प्लीट मत करना, बस जिसने पेपर कंप्लीट किया है उसका इंटरव्यू कॉल आया है। ये हकीकत मैं बता रहा हूँ। तो ये चीज़ समझ लो, ये हकीकत है। बहुत सारे, जैसे मान लो 15,000 लोग मेंस लिखेंगे ना, फिर मैं बता रहा था 15,000 में से ना 2-3 हज़ार लोग तो ऐसे होते हैं जिनका पता भी नहीं था, PT निकल गया, मेंस की कोई तैयारी नहीं है। रियलिटी सीरियस बच्चे 10,000 ही रहेंगे। 10,000 में से भी बहुत कम चांसेस रहता है, मतलब ये मानो 7-8 हज़ार रहता है जिसमें कंपटीशन है अच्छा खासा। उसमें वही जो है आखिरी में 3,000 में सिलेक्शन ले पाता है, एक जो पेपर कंप्लीट किया हो, दूसरा फिर उसके बाद में आती है अलग चीज़ें, तो वो बात की बात है, उसने क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग, पहले तो है कि कंप्लीट पेपर करना, उसके बाद में चीज़ें आती है कि उसने मैटर कैसा लिखा है, उसने डिफाइंड चीज़ें, उसने क्वेश्चन के डायमेंशन को समझा है या नहीं समझा है, फिर वो अकॉर्डिंग चीज़ें डिफाइन करती है आपकी रैंक कौन सी आएगी। तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती है, इसीलिए मैं फिर बार बता रहा हूँ। यही तुम लोगों की गलती है, जो मैं बात बोलता हूँ फिर तुम लोग है ना, फिर एक्ट उस पर करते हो जब टाइम बीत जाता है। अगर ये 15 दिन को पेपर लेके भी बैठता ना, तो उसको UPSC का डर खत्म हो जाता मेंस का अभी तक, कि क्या इसकी डिमांड है, क्या करना है, इसमें सारा एक आइडिया लग जाता। अगर कोई 100 के, मतलब भाई तुम 2-3 घंटे भी पढ़ के मतलब 100 के पेपर देखते ना, तो ये 15 दिन में आपको आइडिया लग जाता है कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए मैं फिर बता रहा हूँ, देखो एक चीज़ याद रखना, जब यही होता है, जब PYQ छोड़ के आप दुनिया भर का काम करोगे तो उसमें गधा मजदूरी लगेगी। अगर PYQ कर देख लिया आपने, सिलेबस देख लिया, तो मैं लिख के दे रहा हूँ, तो 10 घंटे का काम हो 1 घंटे में कर लोगे। तो जिनका कल PT निकलेगा, तो मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, एक ही ऑप्शन, जो मैंने 2 काम बोले, टू द पॉइंट सिलेबस को कंप्लीट करो और PYQ, बस। कोई इधर उधर देखने की ज़रूरत है ही नहीं। कोचिंग में मार्केट में मटेरियल क्या आ रहा है, कोई करंट अफेयर के पीछे मत पढ़ना। मैं फिर बार बता रहा हूँ, कुछ कुछ टॉपिक होंगे जो मैं बता दूंगा कि ये क्वेश्चन आएंगे मेंस में, तो वो जैसे PT में देख लो, साल भर मैंने कुछ बोला, जो बोले थे वहाँ से लगभग क्वेश्चन आ ही गए थे। अरे इतना ही है, 40-50 टॉपिक पढ़ो, 10 क्वेश्चन आगे, ख़त्म बात, क्या ही मतलब है। अब कितना भी धुरंधर से धुरंधर हो, जो विजन के PT 365 सब चाट के जाते, तब भी नहीं बनते उनसे 10 क्वेश्चन। तो ये चीज़ हमेशा याद में रखो, मेंस में कि यही चीज़ है। मान लो 7-8 क्वेश्चन करंट अफेयर के आएंगे 80 में से, तो 80 में से 7-8 करंट अफेयर के आएंगे, 3-4 तो अपन प्रिडिक्ट कर लेंगे, मैं इसकी गारंटी बता रहा हूँ। अभी 3-4 तो कहीं नहीं है, देख लेना, ये एग्जामिनेशन लीक वाला जरूर आएगा, ठीक है। अभी थोड़ा ये सेशन देखना है, इसमें जो बिल पारित होते हैं वो जरूर क्वेश्चन पूछता है UPSC, 1-2 क्वेश्चन तो जरूर आता है। तो ये चीज़ें देख लेंगे। तो मैं फिर बार बताऊँ, करंट अफेयर पीछे मत पढ़ना जब तक स्टैटिक पार्ट आपका कंप्लीट नहीं हो जाता। आपके GS1 से लेके GS4, जब तक स्टैटिक पार्ट, आपको ऑप्शनल का स्टैटिक पार्ट कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक आप ऑप्शनल का सिलेबस कंप्लीट, करंट अफेयर के पीछे मत पढ़ना। करंट अफेयर होता है आखिरी में लेयरिंग लगाने का काम, जैसे रोटी बन जाती है ना, उसमें घी लगाने का काम होता है ना, करंट अफेयर उतना ही है। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, करंट अफेयर को मेन रोटी मत बनाओ। आप सोचो करंट अफेयर ही आपको, नो, जब तक स्टैटिक पार्ट आपका कंप्लीट नहीं होगा, करंट अफेयर भूल जाओ। फिर वही होता है, सब लोग वही गलती करते हैं। और अब की बार PT में भी यही लोगों जिनके कम नंबर आ रहे हैं, वो यही हाल है। तो मेंस में भी ये चीज़ याद रखना कि जो कोर सिलेबस है उसी पे काम करो। 70 to 80% क्वेश्चन वहीं से आने वाले हैं, मैं अभी बता रहा हूँ।
तो 10 मान लो कि 10-20% करंट अफेयर के आएंगे क्वेश्चन डायरेक्ट जो आते हैं, उसमें भी ये है कि अगर मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ, मैं बता दूंगा अप्रोच, कुछ भी आया आप लिख आओगे। और मैं फिर बता रहा हूँ एक चीज़ याद रखो, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन 10 नंबर का होता है, आइडियल नंबर मिलते हैं 4.5 या 5, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहेगा तब जाके 5 मिलते हैं, मैं पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि 50% नंबर कभी नहीं जाते हैं GS 1 2 3 4 में। बहुत रेयर चांसेस होता है जब यूपीएससी कुछ जानबूझ के करता है। कभी देखा है कि लोगों को 150 आ रहे हैं GS 1 में, GS 2 में? नो, कभी नहीं, कभी नहीं आएंगे। कोई एक आध बंदा होता है जिसके आ जाते हैं, वो अलग, याद रखना है एक बात, पहली बात, ठीक है। तो ये चीज़ अपने को माइंड में रखो कि 10 में से 5 नंबर मैक्सिमम मिलते हैं। अपने को ट्राई करना है कि 3 नंबर मिल जाए। तो 3 नंबर की मैं गारंटी ले रहा हूँ, कोई सा भी क्वेश्चन दे दे। जैसे पीटी में मैं बताता हूँ ना कुछ चीज़ें, तो मेंस में मैं बता दूंगा कि 3 नंबर तो कहीं नहीं जाने वाले आपके, कुछ कुछ बस फॉर्मेट करना सीख लो। तो ये चीज़ अगर सीख लोगे ना तो 3 नंबर तो कहीं नहीं जाएंगे। वो कैसा भी क्वेश्चन बना ले तो काहे टेंशन लेना। अगर मान लो कि मैंने जैसे मान लो करंट अफेयर में बता दूंगा 15-20 क्वेश्चन है, 15-20 टॉपिक में बता दूंगा कि ये है, देख लो, ठीक है। अब उसमें से मान लो 4-5 क्वेश्चन आ गए, मान लो 3-4 क्वेश्चन नहीं आए, तो उन क्वेश्चन को कैसे टैकल करना वो हो जाएगा। परंतु अपन सोचो करंट अफेयर में इतना वेटेज दे दे कि स्टैटिक पार्ट को छोड़ के पता लगा करंट अफेयर कुछ आया नहीं, अरे स्टैटिक पार्ट को जो आए इजी क्वेश्चन वो करके नहीं आए। तो मैं फिर बता रहा हूँ, मेरिट सिलेक्शन होगा मेंस में ओनली बिहाफ योर स्टैटिक पार्ट। ये चीज़ याद रख लेना। कल से मान लो जैसे जिनका सिलेक्शन होगा और जिनका नहीं हो रहा है, तो मैं उनके लिए भी यही बात बोलूँगा, वो भी वही सेम प्रोसेस फॉलो करे। बस इतना ईजी होता है कि देखो जिनका हो जाएगा वो एक मोटिवेशन से तैयारी कर पाएंगे। पर याद रखो कि जिनको फाइनल सिलेक्शन चाहिए, चाहे आज नहीं तो 2025 में, तो लगना पड़ेगा। ये ऐसी प्रोसेस नहीं होती है। तो ये मान के चलो कि अभी अगर आप मेहनत करोगे तब 2025 के मेंस में बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं है, 40 दिन कम है। अभी मैं बता रहा हूँ 40 दिन, 21 अगस्त से मेंस है अगले साल। तो ये मान के चलो आप जुलाई अगस्त 50 दिन बचेंगे आपके पास, क्योंकि ये मान के चलो 26 मई को एग्ज़ाम है, तो 10 जून तक तो एग्ज़ाम है, वो रिजल्ट आएगा 10 से 12 जून। तो वो मान लो कि 8-15 दिन उधर मान लो, 15-20 इधर मान लो 35, और ये 60-65 दिन बचेंगे, तो 20 मान के चलो लगभग तुम्हारे 20-25 दिन कम है। तो अभी मेंस की तैयारी करोगे तभी जाके आपका अगले साल आपको हेल्प मिलेगी। तो ये जो लोग मान लो जिनका कल नहीं भी होता है वो 2025 को टारगेट करेंगे, तो उनके लिए भी मेंस की तैयारी करना ज़रूरी है। नहीं तो मैं फिर बता रहा हूँ, अगर वो ये सोच रहे हैं कि पीटी का हम तैयारी करने लग जाए अभी से, नो। हाँ, मैं जिनका बोला भी था, जिनका बिल्कुल ही कम नंबर आ रहे हैं उनको ज़रूर करना चाहिए पीटी का तैयारी, पर ऐसा नहीं है। मेरी क्लासेस ज़रूर देखना, जो भी अपने स्टूडेंट है, जो भी फाउंडेशन बेस में इनरोल, अब क्या मैं फाउंडेशन बेस में इनरोल रहेंगे उन्हीं को ही क्लास दूंगा, सीधी सी बात। अब क्या फालतू कचरा नहीं, मैं हकीकत बता रहा हूँ। जो फाउंडेशन बेस में रहेगा उन्हीं को ही लिंक मिलेगा और उन्हीं को ही क्लासेज मिलेगी। अब की बात सीधी सी बात है, क्योंकि देखो मैंने देखा है हकीकत, आप लोगों के लिए कितना भी कर लो मिलता वही है, तो मतलब नहीं है, सीधी सी बात है। मेहनत करो तो अच्छे बच्चों पे करो ताकि रिजल्ट आए तो फ़ायदा भी रहे, तो मतलब नहीं है। तो ये हकीकत बात है फाउंडेशन। तो मेरा ऐसा रहेगा, ट्राई ये करेंगे, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी में नोट्स दे दिया हूँ, वो अभी मैं दिखा भी देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो उस पर कैसे काम करेंगे ये देखो एक बार। और आंसर राइटिंग जो कल से आप करोगे, पहले पढ़ना नोट्स, उसके बाद में करना। और मैंने 2-3 काम बोले, उसके इस स्टेप को फॉलो करना। ऐसे नहीं डायरेक्ट आंसर राइटिंग लिखना शुरू कर दियो, तो कोई मतलब नहीं होगा उन आंसर राइटिंग से। पहले कुछ काम कर लेना, उसके बाद में शुरू करना। देखो ये मेरे नोट्स है, ठीक है। ये मैंने टू द पॉइंट जो है सलेबस के अकॉर्डिंग बनाया है। सलेबस का एक भी पॉइंट मैं नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। A to Z इंटरनल सिक्योरिटी मेरा कंप्लीट हो चुका है, इंडियन सोसाइटी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि मेरा ऑलरेडी रेडी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसके क्लास लूँगा। तो और मैं ट्राई करूँगा कि देखते हैं सप्ताह में 3-4 क्लास तो रखेंगे अपन, मिनिमम 3 तो मान के चलो, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, क्लास लूँगा इसका,
और इसमें मैंने इस तरीके से मेरे नोट्स अगर देखोगे, आपने पढ़े भी होंगे, तो मेरे नोट्स ऐसे है कि हर कोई पढ़ के समझ लेगा। मैंने ज़्यादा शॉर्ट नहीं किए हैं। उसका रीज़न ये भी रहा है कि हिंदी मीडियम में आप है ना, ज़्यादा शॉर्ट करने का स्कोप रहता नहीं है। इंग्लिश मीडियम में क्या होता है, थोड़ा सा लिखते हैं भाग जाते हैं। आप कभी टॉपर के नोट्स देखना, इंग्लिश मीडियम वालों को बहुत शॉर्ट होते हैं, तो अपने को इतना शॉर्ट भी नहीं बनाने हैं, ठीक है। एक तो इसके पीछे ये भी पर्पज़ है कि तुम लोगों को भी नोट देना है, तो मैं ट्राई हमेशा ही करता हूँ थोड़ा डिटेल में लिखूँ, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। पर हाँ, इसकी मैं गारंटी ले रहा हूँ, यूपी पीसीएस वीसीएस जो जितने पीसीएस है उसमें तो डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन आएंगे, ये मैं लिख के दे रहा हूँ अभी। क्योंकि मैंने जिस तरीके से नोट्स बनाए ना पीसीएस वीसीएस के लिए, तो डायरेक्ट है। ये देखो मुख्य चुनौतियाँ डायरेक्ट आएंगे ऐसे, ठीक है। यूपीएससी में आएगा इसका एप्लीकेशन, ठीक है, तो वो मेरा काम है सिखाना। तो जब मैं क्लास लूँगा इसका, तो इंटरनल सिक्योरिटी अपन आराम से एक मैं बता दूंगा, एक मोटा मोटा आइडिया, ठीक है। इसको आराम से पढ़ लेंगे, तो फिर उससे क्या होगा, आप इस नोट्स का यूज़ कर पाओगे डिट्टो मेरी तरह, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी कंप्लीट हो जाएगा, जैसे मैं क्लास लूँगा, कंप्लीट होने के बाद में आपको क्या करना है, पीवाईक्यू के मॉडल आंसर बनाने देख देख के आराम से मेरे नोट्स का भी यूज़ करना। बहुत सारे पॉइंट तो आपको यहीं से उठाने, 90% आपका यहीं से हो जाएगा। मैं लिख के दे रहा हूँ गारंटी। ये मेरे नोट्स बहुत पुराने हैं, पर मैंने अभी दोबारा भी अपडेट कर दिए हैं इसको। पर देखना आप 2013 से लेके 2023 तक का जो मेंस हुआ है, वो मेरे इन क्वेश्चनों से इनसे बाहर नहीं जाने वाला, ठीक है। पर मैं पहले बता रहा हूँ कि यूपीएससी में थोड़ा घूम फिर के क्वेश्चन आते हैं, पर जो क्वेश्चन का जो मटेरियल होगा वो मेरे इन्हीं नोट्स से होगा, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ अभी, ठीक है। 2024 में क्वेश्चन इधर उधर नहीं जाने वाले, मटेरियल यही यूज होगा। आपको यही काम करना है, मैं समझा दूंगा इसको, ठीक है। मैंने इतने अच्छे अच्छे पॉइंट लिखे हैं। सबसे बड़ी बात है ना, मेरे को किसी ने मैसेज भी किया कि सर आप इतना, ये लगभग कितने पेज का है, लगभग 89 पेज का है। तो 89 पेज में कुछ पेज खाली भी है, पर बात ये चीज़ समझो, जो मैंने नोट्स बनाए हैं इसमें मेरा ये हमेशा माइंड में रहता है कि कोई भी आप ये चीज़ पढ़ो, ठीक है, तो उसका 4 जगह यूज कर पाओ, वो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद तरीका है। तो मैंने नोट्स इस तरीके से बनाया कि अगर आप जब इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ोगे, तो मैं लिख के दे रहा हूँ गारंटी, आप ऐसे में भी यहाँ से पॉइंट यूज़ कर पाओगे, इथिक्स में भी आप यहाँ से यूज़ कर पाओगे, और आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट में जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, कुछ कुछ पार्ट क्योंकि सिमिलर रहता है, तो वहाँ पे भी आप यूज़ कर पाओगे। और रही दूसरी बात, ये मार्केट में कहीं नहीं मिलेंगे। कम से कम मैंने इसमें 4-5 बुक का यूज़ किया है, तो पहली बात आपको ये नोट्स मिलेंगे नहीं कहीं पर। क्योंकि देखना, मैं बता रहा हूँ ना, इस कोचिंग मार्केट की दुनिया में खुद काम भी कर चुका हूँ, कहीं पे भी सब जगह इनकम्प्लीट रहता है, कहीं पे भी कंप्लीट नहीं। मैंने कितने सोर्स का यूज़ किया तब जाके कंप्लीट बने हैं। बहुत सारे कोचिंगों में तो टॉपिक ही छोड़ देते हैं वो लोग, तो ये चीज़ माइंड में रखना। दूसरी बात, मैंने इस तरीके से बनाया है कि आप ऐसे में, ठीक है, आपको बहुत अच्छे नंबर आएंगे अगर मेरे नोट्स पढ़ोगे आप GS1 से लेकर GS4 तक के, क्योंकि मैंने बिल्कुल इनको उस तरीके से बनाया कि आप डायरेक्ट ऐसे में यूज़ कर पाओगे। बहुत बहुत अच्छी अच्छी लाइनें भी मैंने इसमें लिखी है, जो बुक भी मान लो मुझे मिला, तो वो चीज़ें याद रखना। दूसरी बात, आपका यहाँ पे मैंने ट्राई किया है कि हर डायमेंशन से क्वेश्चन को, आप जैसे मान लो कि विकास के मुख्य आयाम है, तो आप ये चीज़ें जब समझ लोगे तो ये GS2 में भी काम आ जाएगा, आपके GS1 में भी काम आ जाएगा, GS3 में भी, इथिक्स में भी काम आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मेरा प्रयास रहा है कि इसमें हर जो अच्छी से अच्छी चीज़ें हैं आपके लिए, यहाँ तक कि मैंने सेकेंड ARC रिपोर्ट को भी इसमें सम्मिलित किया है। तो बहुत अच्छे नोट्स हैं, जहाँ फ्लो चार्ट डायग्राम वो भी मैंने बनाए हैं इसमें, तो आपको एक बहुत अच्छा एक आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो ये रही बात। दूसरी बात, मैं पहले ही बता रहा हूँ, जो देखो मान लो कुछ टाइप के स्टूडेंट ऐसे रहेंगे जिन्होंने मान लो खुद के लेवल पे तैयारी करके रखें, तो मैं उनको इतना एडवाइस दूंगा कि मेरे नोट्स का बस इतना ही यूज़ करें कि उनको जो मान लो कि जो डायमेंशन नहीं है वो मेरे से लेके ले, बस, ठीक है। ज़्यादा उसको ऐसे नहीं, उनके अपने नोट्स छोड़ के मेरे नोट्स यूज़ करो, नो, ठीक है। पर हाँ, जिन्होंने बिल्कुल भी मेंस के लिए तैयार नहीं किए थे, इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ा भी नहीं है, ठीक, कहीं से पढ़ा था पर इस तरीके से नोट्स नहीं बनाए, तो मैं पहले बता रहा हूँ मेरे नोट्स ही यूज़ करना, मोर देन इनफ है, ठीक है। पर हाँ, जिन्होंने खुद के लिए बना के रखे तो उनके लिए ज़रूरत नहीं, मैं तभी बोल रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा उनको थोड़ा बल्कि लगेगा, पर जो नए स्टूडेंट हैं थोड़ा उनको डिटेल में पढ़ना है, तो उनके लिए मेरे नोट्स एक नंबर है, ठीक है, उनके लिए बहुत काम आएगा ये, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, मैंने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट डाले हैं इसमें, और ये मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ। PCS के क्वेश्चन हो, नहीं विश्वास हो तो आप उठा के देख लेना, ये मेरे सारे नोट्स मैंने इसको सब जगह इसको तो ऐसे डाल के भी रखा है इस PDF को, तो आप खोल के खुद से देख लेना। आप चाहे कितना, चाहे PCS के एग्ज़ाम के क्वेश्चन देख लेना, UPSC के एग्ज़ाम के क्वेश्चन देख लेना, ये नोट से बाहर नहीं जाएंगे। रफ मटेरियल जो रहेगा वो इसी के नोट्स का यूज़ रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो इसकी मैं क्लास लूँगा, उसके बाद में आपको मॉडल आंसर बनाने खुद से, तो वो मेरे से चेक नहीं करवाओगे। उसके बाद में क्या करना, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी की मान लो 2013 से लेके 2024 तक, मतलब 23 तक, मतलब लगभग ये मान के चलो कि 100 क्वेश्चन तो आए होंगे, ठीक है।
लगभग 4-5 क्वेश्चन हर साल मान के चलो, तो ठीक है 50 क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है 20-20 क्वेश्चन के स्लॉट में तोड़ लेना है। तो पहले ट्राई ये करना कि 10-10 क्वेश्चन का या 7-7 क्वेश्चन का स्लॉट करके वो लिखना, फिर जैसे आप पहले मॉडल आंसर बना लोगे, मेरे नोट्स भी अच्छे से पढ़ लोगे, फिर इनका 7 क्वेश्चन लेके बैठो 1 घंटे में बिना देखे लिखना है, फिर वो मेरे से चेक करवाना आप। तो उससे फिर मैं बता दूंगा इसमें यहाँ कमी है, यहाँ पे ये मैप बना सकते हो, फ्लो चार्ट डाल सकते हो, डाटा की कमी है। एक बार मैं बोल दूंगा मेरे नोट्स अच्छे से रिवाइज नहीं किया है, क्योंकि ये पॉइंट तो मेरे खुद के भी पड़े रहेंगे ना, तो वो चीज़ भी याद रखना, तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखो। तो ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले, मैं अभी बता रहा हूँ। जिनका तो इसलिए घबराने की बात नहीं है, कल जैसे रिजल्ट आएगा तो क्या आप लोग घबरा जाओगे, सर हमारे तो मेंस की तैयारी है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं घबराने की। ये नोट्स आप ही लोगों के लिए हैं, तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है उसमें। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। ये बताओ किसी ने नोट जो मैंने भेजे देखा है किसी ने? हाँ बोलो विकास, क्या बोल रहे हो? बोलो विकास। ठीक है, किसी ने पढ़े नोट्स? कितने दिन हो गए भेजे हुए? क्या कर रहे हो तुम लोग, पढ़ाई वढ़ाई? किसी कुछ पूछना है फिर यहीं क्लास में? हाँ बोलो सचिन। अभी घूम रहे हैं, अभी कुछ देना नहीं है कुछ। अब मैं पहले बता रहा हूँ, एक चीज़ याद रख लेना, देखो ऐसा नहीं होता है, देखो ना, ठीक है वो बात, देखो हकीकत बात तो मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं भी पढ़ रहा था 6-7 दिन से, जब से फिर मुझे लगा थोड़ा बहुत डाउट कटो बहुत ज़्यादा जाने वाली, तो मैं भी डाउट में आ गया, तो मैं भी 2-3 दिन से मज़े कर रहा हूँ। वो चलो स्वाभाविक सी है, पर मैं मज़े करने के पीछे मेरा ये भी रीज़न है कि मैं भाई कर चुका हूँ तैयार, देख रहे हो मैं इंटरनल सिक्योरिटी फट से तैयार करके दे दिया आपको 2-3 दिन में, और इंडियन सोसाइटी मेरा हो जाएगा, शायद 1 दिन का भी काम नहीं है, 5 घंटे का भी काम नहीं है, इंडियन सोसाइटी मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरा रीज़न ये है क्योंकि मुझे पता है कि मैं जुलाई अगर बैठ के मैंने काम कर लिया, अगर मेंस लिखने का मौका मिला, तो मैं 10 घंटे भी अगर पर डे बैठा तो जुलाई तक मेरी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। तो मेरे पास ये कॉन्फिडेंस है। फिर दूसरी बात, मैंने पेपर लिखे भी हैं, मैंने बहुत सारी टेस्ट सीरीज दी है, तो आप मेरे से कंपेयर मत किया करो। आप लोग पहली बार है, बहुत सारे तो पहली बार अटैम्प्ट दे रहे हो, तो आप लोगों को तो भाई एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा ना। बस ये है कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, पर ये नहीं है कि अब मेहनत तो करना ही पड़ेगा ना, अभी लापरवाही से काम नहीं चलेगा। ठीक है, किसी कुछ पूछना है? या क्लास वाइंड अप करे यार, कुछ बोलो, कुछ पूछना तो बोलो। अभी नोट्स बनाने का टाइम है क्या सर? अरे मेरे नोट्स है ना, वही मोर देन इनफ है। सोशियोलॉजी ऑप्शनल है ही तुम्हारा, तो मैं दिया ही हूँ, मेरे नोट्स जो वही पढ़ो, उसमें कुछ अपडेट करके मैं दूंगा ना, काहे टेंशन लेते। सोशियोलॉजी ऑप्शनल उनका तो वो भी टेंशन नहीं है, तो वो मैं दे दूंगा कंप्लीट करके, ऑलरेडी मैंने अपडेट करके दिया हुआ, तो वो टेंशन भी मत लेना। तो अब इससे ज़्यादा मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ? पढ़ना तो तुम्हें पड़ेगा ना, अब उसे अब ये तो ये नहीं स्पीड फिनिंग नहीं हो सकती ना। ठीक है, किसी को और कुछ पूछना है? सर हाँ बोलो बोलो पूजा। कौन बोल रहा है? संध्या, बोलो। जी सर, हाँ बोलिए। हिंदी लिटरेचर मेरा ऑप्शनल है, तो मैंने वीडियो सेलेक्ट करी थी, तो पूरी वीडियो कर ली थी, कुछ नोट्स भी बना लिए थे। तो सर जब रिवाइज करना है तो जो प्रिंटेड नोट्स हैं, तो मेरे नोट्स तो समझ में नहीं आ रहा कि कैसे दोनों को मतलब करें। किसका नोट्स? खुद के नोट्स जो बनाए वही समझ में नहीं आ रहे? मतलब वो तो शॉर्ट नोट्स हैं, पूरे जैसे एक दोहा का बना लिया अलग से याद करने वो के लिए। डिटेल वाले, वो डीएलपी वाले नोट्स खरीदो ना, डीएलपी हाँ वाले सर, प्रिंटेड मटेरियल, वो भी पढ़ना है, पड़ेगा और उसमें। अपने वो पढ़ना पड़ेगा उसमें, डीएलपी और प्रिंटेड, चाहे डीएलपी पढ़ लो या प्रिंटेड नोट्स क्लास वाला, वो पढ़ना पड़ेगा। वो तो विकास सर तो वो ऐसे शॉर्ट में लिखाता है, वो इथिक्स में वैसे ही करते हैं, उससे काम नहीं चलेगा। आप सोच रहे हो क्लास नोट्स बना ली उससे काम चल जाएगा? नो, बिल्कुल ही नहीं चलेगा। तुम लोग मुझे पक्का भरोसा है, काजल ने, तुम लोगों ने यही गलती की है, जब क्लास देखा तो क्लास ही देखा, वो जो सर मान लो साथ के साथ जो मटेरियल बताते जा रहे थे साथ में, वो नहीं पढ़ा तुम लोगों ने, तभी तुम लोगों को दिक्कत हो रही है। सच में बस कुछ लेक्चर छूटे मेरे। तो बस वही है ना, लापरवाही है ना तुम लोगों की। सर मेरे पास समय भी तो अब जो भी है सुनो, देखो कल रिजल्ट आता है, रिजल्ट आएगा तो मेरा मानना कि ऑटोमेटिक तुम्हें वो जोश आ जाएगा, अगर पॉजिटिव रिजल्ट रहा
हो जाएगा, टेंशन मत लो, हो जाएगा, घबराओ मत, कोई बड़ी बात नहीं 50 क्लास छूटना। देखो देखो मैं हकीकत बता रहा हूँ ना, मैं खुद ही अपनी बताता हूँ। जैसे अगर मान लो कि मुझे मेंस लिखने का मौका मिला, तो मैं ऑटोमेटिक, जो मैं खुद नहीं पढ़ता हूँ, 1-2 घंटे भी नहीं पढ़ता था, मैं खुद, मुझे भरोसा है मैं 10 घंटे पढ़ने लग जाऊँगा कल से, क्योंकि एक उम्मीद जगती है ना, तो वो सब हो जाता है। तो घबराइए मत आप लोग। तो जिनको ऐसा लग रहा है कि कैसे होगा, क्या होगा, वो सब हो जाएगा। फिर मैं खड़ा ही हूँ, काहे टेंशन ले। GS 1 2 3 4 ऐसे के लिए तो मैं खड़ा ही हूँ तुम्हारे साथ। जिनका सोशियोलॉजी ऑप्शनल है उनके लिए मैं साथ में खड़ा हूँ, तो क्या ही दिक्कत है। घबराने की बात है, आप PT निकाल लिए, फिर देखते हैं। कल चांस है कि, मुझे एक उम्मीद है कि 5 से ज़्यादा लोग तो लिखेंगे मेंस। 3-4 लोग तो कंफर्म हो चुके हैं, कुछ लोगों का बॉर्डर पे अटका हुआ है मामला। अब वो देखते हैं भैया, बॉर्डर पार कर पाते नहीं। हाँ बोलो। मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलो बोलो। मैं ये कह रहा था, कल ना उसमें मैं 3-4 क्वेश्चन लिखा हूँ उसके इंटरनल सिक्योरिटी के। मैंने क्या बोला तो मैं या तो मेरा ना, मैं बता रहा हूँ आपको, मुझे आपकी आवाज आ रही है, मुझे ना तो अपना आपका किसी का चेहरा दिख रहा है, क्योंकि मेरे फोन की डिस्प्ले जो है चली गई आज, खराब होगी। तो मैं एक आइडिया से आपको बता रहा हूँ, मैं आपको कल स्कैन करके किसी और नंबर से अपने पे लेके, और फिर मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा पर्सनली या ग्रुप में, जैसे बोलोगे। नहीं, एक बार आप चेक करके ये बता देना। मैंने काम क्या बोला था, मैंने आंसर राइटिंग लिखने बोल दिया तुम लोगों को। नहीं, मैं जैसे पढ़ रहा था नोट, तो वैसे मैंने बना। ये जो मैं काम बोलता हूँ तो कहते नहीं हो, यही तो गलती है। मैं फिर 12 बता रहा हूँ, जैसे मैं स्टेप बता रहा हूँ, समझो कोई बात। एक चीज आपने यही तो कही थी कि पहले स्टैटिक तैयार करके तभी तो लिखना है, ये तो बोला था। नहीं, मैंने ये बोला था पहली बात, अगर तुम्हारे नोट्स है, अगर आप मेरे नोट्स पढ़ रहे हो तो मैं क्लास लूँगा, उसके बाद में फिर आप नोट्स मेरे अच्छे से कमांड करके, फिर PYQ का आप खुद से मॉडल आंसर बनाओगे पहला, समझ में आया? ठीक है। उसके बाद वो चेक नहीं करवाओगे मॉडल आंसर, उसके बाद में जब आप PYQ का पूरा, जैसे मान इंटरनल सिक्योरिटी एक पार्ट आपने कंप्लीट कर लिया, ठीक है, उसके बाद में उस मॉडल आंसर बनाने के बाद में आप वहाँ से 10 क्वेश्चन लो या 7 क्वेश्चन 1 घंटे में बैठ के वो लिखो रेंडमली, वो चेक करवाओगे मेरे से। अच्छा, जो खुद से रैंडमली लिखने। हाँ, समझ में आया? वो काम करना। तो इसमें जैसे ये मतलब नोट्स में अगर मेरे अपने भी हैं, और अगर मैं हेल्प लेनी चाहूँ तो धर्मेंद्र जाखड़ वाले नोट्स की हेल्प ले सकता हूँ इंटरनल सिक्योरिटी? मैं फिर बता रहा हूँ, आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, पढ़ो, मेन काम ये होता है। बस देखो एक चीज़ याद रखना, चाहे आप मेरे नोट्स यूज़ करो, धर्मेंद्र जाखड़ के नोट्स यूज़ करो, किसी के भी यूज़ करो, सबसे पहली प्रायोरिटी आपको सिलेबस और नोट्स कंप्लीट करवाए, ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखो। दूसरी बात, क्या वो क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस कर रहे हैं, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है बात। तो बस ये दोनों माइंड में रखो, अगर वो दोनों कर रहे तो करो, धड़ल्ले से यूज़ करो, कोई इशू नहीं है उसमें, इतना सोचने वाली बात है ही नहीं। पर ये चीज़ें दोनों याद रखना, पता नहीं लगा UPSC सिलेबस क्या बोल रहा है, वो करवा क्या रहे हैं, तो ऐसा भी याद रखना। बहुत सारे कोचिंग वाले ऐसे भी होते हैं, मैं पहले बता रहा हूँ, तो ये चीज़ भी याद रखना। उनका सिलेबस से बनाता है नहीं, वो अपने अकॉर्डिंग बुक छाप रहे हैं, वैसा भी नहीं होता है, ठीक है। तो वो चीज़ भी माइंड में रखना। तो सिलेबस मैं फिर बता रहा हूँ, UPSC की तैयारी में खास तौर से ये चीज़ हमेशा माइंड में रखो। बात UPSC की नहीं, बात है मार्केट में जहाँ चीज़ें आ जाती है, तो मार्केट में हमेशा ये चीज़ याद रखो कि आपका जो गाइडेड है, गाइडेड क्या है, तो आपका सिलेबस है, PYQ है, क्या वो उसकी डिमांड को फुलफिल कर रहे हैं, तो वो बुक सही है। नहीं कर रहे हैं तो वो चाहे कितना भी अच्छा राइटर हो, कुछ भी प्रखंड ज्ञाता हो, विद्वान हो, कोई भी हो, याद रखना ये चीज़ हमेशा। मार्केट में हज़ारों बुक चलती है, तुम लोगों को कुछ भी पता नहीं है, तो वो चीज़ें याद रखो। बस सिलेबस को सिलेबस और मेरा क्वेश्चन, बस ये हमेशा याद रखना, ठीक है। तो ये काम करो, उसके बाद चेक करवाना, ठीक है। मैं फिर बता, सिस्टमेटिक बढ़ो, ऐसे नहीं काम चलेगा, ठीक है। और किसी कुछ पूछना है? तरुण नाम, तुम्हें कुछ पूछना है? वर्षा, देखो तुम्हें मैं बता देता हूँ, अब देखो। सर मैं पापा को फोन की थी, पापा कह रहे थे भेज देंगे, 1000 तक की भेज देंगे। फिर देखो मैं फिर बता रहा हूँ, जैसे देखो एक चीज़ याद रखना कि मैंने लास्ट ईयर भी ये रहा है मेरा, अगर जिनका मान लो कि फैमिली सपोर्ट थोड़ा वीक रहता है, तो मैं देखो मेरी तरफ से छूट रहेगी, पर आप पढ़ाई में ईमानदार रहिए। तो आप जैसे मैं ऐसे तो मैं किस्तों में बहुत कम अलाउ करता हूँ, अगर आप किस्तों में दोगे तो मैं कोई दिक्कत नहीं है। जो मान लो जो वीक स्टूडेंट है भाई, फैमिली में थोड़ा बहुत है, तो मैं उनको यहाँ तक भी ये भी छूट दे दिया हूँ कि आप 12 महीने में आप 1000 रुपये करके भी दे दो। देखो मैं हमेशा ये चीज़ का सपोर्टिव, देखो मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, सोशल इक्वलिटी को मैं बिलीव करता हूँ। मैं कभी भी ये नहीं चाहता कि भाई पैसे वाले लोग ही आगे निकले, मैं कभी भी इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता हूँ। मेरा हमेशा ये विश्वास रहता है कि
गरीब से गरीब लोग उसको भी पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि पैसों के कारण वो अटक जाए, ऐसा नहीं। मैंने पिछली बार भी जिनका मुझे लगा कि वो आखिर में पैसे देने लायक है ही नहीं, तो मैंने उसको इन्वॉल्व किया अपने मतलब उनको मैंने पूरा कोर्स दिया। तो मेरा हमेशा आइडियोलॉजी वो है, सोशल इक्वलिटी बिलीव करता हूँ। और मैं ये चीज़, आप मेरा पहला वीडियो जाके देख लेना यूनिटी आईएएस पे, उस दिन भी यही बात बोला था कि मेरा पैसा कमाना पर्पज़ नहीं है। परंतु देखो ये चीज़ आप भी समझो कि 1 साल पढ़ाना मेहनत लगता है। दूसरी बात है, एक चीज़ याद रखना, क्योंकि यूनिटी आईएएस में मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं कहीं और पढ़ाता भी नहीं और मैं कहीं कुछ काम करता भी नहीं हूँ। तो मैं भी ये चाहूँगा कि मुझे भी कहीं इधर उधर भटकना ना पड़े, उसके लिए एक सम्मानजनक मेरा भी आजीविका रहे। तो वो एक स्वाभाविक सी बात है, वो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। अगर मान लो कि मैं सिर्फ फ्री में पढ़ाने लग जाऊँ तो फिर मुझे भी इधर उधर काम के लिए भटकना पड़ेगा ना। तो ये हकीकत है। तो मैं ऐसे भी अपेक्षा नहीं, पापा ने भेजे पैसे भेजे थे, 1000 भेजे थे, उसने वाईफाई लगवाया, खाने का कर लिया। मैंने सोचा अगर हम सर को देंगे तो हम खाएंगे क्या, नेक्स्ट मंथ मतलब कर ले रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, जब आपके पास आ जाएंगे तब दे देना, कोई इश्यू नहीं। ठीक है, दैट इज नॉट बिग इश्यू। बस बात है कि पढ़ाई कीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि मेरा कोई मोटिव वैसा नहीं, परंतु ये है कि आप लोगों के लिए भी फ़ायदा है, क्योंकि मैं आप लोगों को ज़्यादा टाइम दे पाऊँगा। अगर मान लो कि मैं कोई इनकम सोर्स नहीं रही मेरी, तो फिर सबाई बात मुझे इधर उधर भटकना पड़ेगा, तो वो आप लोगों के लिए खतरा है, फिर मैं आप लोगों को कम टाइम दूंगा। तो वो स्वाभाविक सी बात है। देखो पैसे लेने के पीछे एक सीधा सा मैं आप क्लियर कर देता हूँ, वो यही है मामला। सो जस्ट आजीविका का है, आजीविका को होना भी चाहिए, दैट्स द फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 के तहत। तो उसमें कोई गलत नहीं है, वो स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। दूसरी बात, जैसे देखो कल रिजल्ट आएगा, जैसे क्लियर होगा तो उस अकॉर्डिंग मैं कल प्लान कल बता भी देना, जिसका आपके पास एडमिट कार्ड है उसको बता भी देना। हाँ, मैं सबका चेक करूँगा, जिसने मुझे भेजा है एडमिट कार्ड उसका तो मैं चेक करूँगा। अब चांसेस है कल रिजल्ट आ जाएगा कंफर्म, और मेरी तरफ से सबको बेस्ट ऑफ लक। और यहाँ तक मुझे जो उम्मीद है कि अच्छा रिजल्ट रहेगा अब की बार। ठीक है, और फिर भी मेरा मानना है जिसका नहीं भी हो तो घबराना नहीं है, विश्वास रखो कि चीज़ें, देखो एक चीज़ याद रखना कि सफल होने के लिए बहुत टाइम लगता है। आप ये मत मान लेना कि देखो 2 चीज़ें होती हैं, अगर आप असफल हो गए, अपने आप को मान लो कि मैं इस लायक हूँ ही नहीं, वो सबसे गलत बात है। ये सोचो कि हाँ, हो सकता है कि इस टाइम में थोड़ा बहुत प्रिपेयर नहीं थी या नहीं थे, या चीज़ें और थोड़ी सुधारना बाकी है। हमेशा एक चीज़ याद रखना, लाइफ में प्रोग्रेसिव रहो। जैसे मैं जीवन में देखो, मैंने 49 मेरा 2018 जब मैंने अटेम्प्ट दिया था, मेरा 49 स्कोर आया था। अगले साल 2019 में मैंने दिया तो 59 स्कोर आया। अब ऐसे सोचता तो मैं तो बंद ही कर देता, अब सब बोरिया बिस्तर समेटता चले जाता। ऐसा नहीं होता है। तो मैंने सोचो कि 49 से मेरे 92 भी नंबर आए। ठीक है, सीसेट का भी मेरा देख लो आप, 2018 में मेरे 99 आ गए थे, फिर 52 भी आए, फिर अभी 115 पार भी है। तो जर्नी रहती है, जैसे द प्रोग्रेस, आप सीखो और आगे बढ़ो। तो कभी भी अपनी प्रोग्रेस को एंड मत करो कि नहीं अब यहीं है, हम तो सीख ही नहीं सकते। ऐसा नहीं होता। मतलब एक डिटर्मिनेशन मत लगाओ, एक लिमिट मत लगाओ कि नहीं ऐसे इसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसा कुछ भी नहीं होता। चीज़ें सीखने की होती है और बहुत कुछ कर सकते हो। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं खुद आपके सामने बैठा हूँ, प्रोग्रेस होती है, आप इस चीज़ की घबराइए मत। और जहाँ तक देखो, चाहे मोनिका रिजल्ट देख लो, मोनिका पहले अटेम्प्ट से मेरे साथ जुड़ी हुई है, तो पहले अटेम्प्ट में उसका ऐसा होता सीसेट भी नहीं हुआ था, जीएस भी नहीं हुआ था। दूसरे अटेम्प्ट में ऐसा हुआ कि सीसेट हुआ, जीएस नहीं हुआ, 0.30 नंबर से रह गई थी। तो ऐसा नहीं हुआ, अब देखो इंटरव्यू लेवल पे पहुंची। तो ऐसा नहीं है, वो बंदे भी है तो 0 लेवल पे थे, सीसेट भी नहीं हो रहा, जीएस भी नहीं हो रहा है, और आखिर में इंटरव्यू तक भी पहुंचे। मैं अभी बता रहा हूँ फाइनल सिलेक्शन भी लेगी। तो ये हमेशा याद रखना माइंड में, सिलेक्शन होना नहीं होना, हार जीत चलती रहती है, पर अपने आप को जो आदमी ने लगा के रखा वो देखो, लोहा जब आप उसको आग में डालोगे ना, जितनी देर आग में रहेगा वो उतना मजबूत बनता है। अगर उसको जल्दी निकाल लोगे, भाग जाओ यूपीएससी तैयारी छोड़ के, फिर यूपीएससी आपके लिए नहीं बना। तो मैं पहले ही बता रहा हूँ, जो कल मान लो रिजल्ट आएगा तो अभी, और ये चीज़ याद रखना कि इस एग्ज़ाम के लिए सबसे बड़ी जो चीज़ है, इस मेंटली स्ट्रेंथ, आप मानसिक रूप से कितना मजबूत हो, ये सबसे बड़ा ज़रूरी है। अगर आप इन चीज़ों को झेल पाने में असक्षम हो, आप फेलियर से भागते हो, फिर ये चीज़ आपके लिए नहीं बनी है, मैं साफ बता रहा हूँ। क्योंकि आप ब्यूरोक्रेट बनोगे, इस एग्ज़ाम से लाख गुना टेंशन मिलने वाली है आपको इस एग्ज़ाम को जैसे ही आप क्वालिफाई करोगे। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं प्रेशर झेलने लायक ही नहीं हूँ, तो ऐसी पर्सनालिटी है तो नहीं। पर मैं फिर बार बता रहा हूँ, समय के साथ लगे रहिए, चीज़ें बहुत अच्छी होती है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। बहुत कुछ होता है लाइफ में। देखो मैं आज 7-8 साल से यहाँ आप लोगों के सामने हूँ, कितनी बार मैंने 6 बार फेलियर झेले। अभी भी देखते हैं कल क्या होगा।
और मेरा हमेशा है कि जैसे मेरे पापा कल या आज मुझे फ़ोन करके बोले थे कोई बात नहीं लगे रहो। ठीक है, देखो ये चीज़ें होती है, 7 बार मैं फेल हो चुका हूँ तभी मेरे पापा बोले कोई नहीं लगे रहो, कुछ तो होगा। तो मतलब अरे सर दूसरी बात है ना, मेरे प्रोग्रेस भी दिख रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि मैं डिक्लाइन जा रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ, मैं हमेशा प्रोग्रेसिव रहा हूँ। तो मतलब ये चीज़ समझो, यूपीएससी में यही है यार, यही बोलते हैं कि पेशेंस की जो लड़ाई वो यही कारण है, पेशेंस चाहिए इस एग्ज़ाम में। ऐसे बहुत रेयर लोग होते हैं, पहला अटेम्प्ट दिया निकाल दिए रैंक, बहुत रिविले लोग, उन उसको इस पार्ट का, इस दुनिया का पार्ट मत मानो उन लोगों को, वो 0.001 लोग होते हैं। आप 90% लोग देखो वही है जो पीटी में फेल हो रहे हैं, कभी मेंस में फेल हो रहे हैं, कभी इंटरव्यू में स्ट्रगल, बार बार स्ट्रगल। तो भाई मतलब होता है ना कि आप मजबूत इंसान ऐसे ही बनता है जब आप बार बार इन विपरीत परिस्थितियों को झेलते हो। 1 साल का जैसे मान लो कल जिनका पास हो जाएगा वो मेंस के लिए आगे बढ़ेंगे, जिनका नहीं होगा फिर वापस से उसी चेन में। तो ये जीवन चक्र भी ऐसा ही है, तो कोई बात नहीं। मेरा मानना मेंटली स्ट्रेंथ रखो, और अपने आप को डिमोरलाइज करने का या नेगेटिविटी, बहुत सारे लोगों को मेरे पास मैसेज आए सर हम सुसाइड कर लेंगे, तो ये चीज़ें बहुत गलत है। मैं तो सही बता रहा हूँ, मेरे सामने होते मैं थप्पड़ मारता पहले तो, ये बात मेरे सामने बोलते तो मेरे समझ में आया। जब सबसे बड़ा फेलियर तो मैं तुम लोगों के सामने बैठा हूँ, मैं आज तक हिम्मत नहीं आ रहा हूँ, तुम लोग तो अभी कोई पहला अटेम्प्ट दे रहा हूँ उसमें ऐसी बातें कर रहा है। मैं हकीकत बता रहा हूँ, मेरे सामने कोई होता मैं 2 थप्पड़ और मारता उसको। ये हकीकत मैं बता रहा हूँ, ये क्या बात है? तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तुम खुद ही डिमोरलाइज होकर तुम क्या कलेक्टर बनोगे? जो सुसाइड के लिए कह रहा है उसको बोलो इथिक्स अच्छे से पढ़ेगा, फिर वो टेंशन में नहीं आएगा, फिर अगर अच्छे से इथिक्स पढ़ लेगा। हाँ ये फ़र्क पड़ा है। और मैं ये चीज़ तो मैं भी खुद बोलना चाहूँगा, जब भी मैं फेलियर रहा तो मुझे एथिक्स पढ़ने में बहुत मज़ा आता था। और इसीलिए तो मैंने देखो ना मार्केट में ऐसी कोई बुक नहीं छोड़ी मैंने, कोई टीचर नहीं छोड़ा जो एथिक्स का, मैं सब पढ़ा है मैंने। तो ये चीज़ याद रखो। ये मैं डेली अपना फिलोसफी पढ़ रहा हूँ ऑप्शनल, और एथिक्स आराम से पढ़ रहा हूँ, जो होगा देखा जाएगा, अभी कर ही क्या सकते हैं। सही बात है, वो तो 16 जून को जो हो गया, 16 जून को जो होना था, जो करना था तो वो तो कर ही आए ना। अब टेंशन लेके ही क्या करेंगे? घर वाले बोल रहे बार बार भैया क्या हुआ, उनको तो सबको पता चलेगा, मैं क्या बताऊं, सब बताएंगे क्या हुआ। सही बात है, रिजल्ट आ जाएगा तो सब चीजें क्लियर हो ही जाएगी। अब भाई काहे परेशानी क्यों हो, जो होगा देखा जाएगा। हकीकत यही है। सबसे बड़ी बात यह है कि ज़िंदगी में अवसर बहुत रहते हैं, ख़त्म नहीं होते। और मैं फिर बार बता रहा हूँ, सबसे बेस्ट एग्जांपल पे मैं बैठा हूँ तुम लोगों के सामने, इससे बड़ा और क्या चाहिए? मेरा जितना तो फेलियर क्या ही झेलोगे तुम लोग। तो सबसे बड़ी बात तो जब मैं नहीं झुका तो तुम लोग काहे झुक रहे हो, काहे हार नहीं रहे? सबसे बड़ी बात है जब आपको देख के मोटिवेशन मिलता है, जब आप ही नहीं हार मान रहे तो स्टूडेंट काहे हार माने भाई? जब टीचर दमदार है तो टीचर भी चल रहा है, हम भी चल रहे हैं, तो उसमें घबराने वाली बात है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात है, मैं तो भाई देखो कभी 1.5 नंबर से फेल हुआ, कभी 1 क्वेश्चन से, कभी 2 क्वेश्चन से फेल हुआ, तो समझ रहे हो ना, जिगरा चाहिए। तो अरे स्वाभाविक सी बात है। देखो मैं फिर बार बता रहा हूँ, मैं तो खुद ही बोलता हूँ, अगर मैं फेलियर नहीं झेलता तो आज जो मेरी पर्सनैलिटी बनी है शायद मेरी नहीं बन पाती। मैं तो हकीकत बता रहा हूँ। और मैं हकीकत बता रहा हूँ, कभी मुझे अगर मान लो बाय द गॉड अगर मुझे इंटरव्यू देने का मौका मिला तो मैं आराम से इंटरव्यू पास करूँगा अच्छे नंबरों से, मुझे भरोसा है। क्योंकि भाई ये इतने जर्नी ने मुझे वो सब कुछ सिखा दिया है। वो मतलब बहुत रातें ऐसी भी रही कि कभी सोए नहीं, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब बहुत रातें गुजरी है भाई, ये 7-8 साल ऐसे नहीं गुजरे, कितने फेलियर झेले, फिर वो जर्नी बहुत सारी चीज़ें रही है, तो मजबूती आती है। तो मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट तरीके से मेरे सामने कोई भी इंटरव्यू वाला बैठा दो तो एक रहता है, ये चीज़ समझो, ये ऐसे नहीं सीखोगे। फेलियर है ना बहुत कुछ सिखाता है, आप ये चीज़ समझते नहीं हो। सक्सेस से भी ज़्यादा फेलियर इंपॉर्टेंट रहता है। अभी मैं कल देख रहा था कि आज ही मैं रील देख रहा, मैं आज दिन भर यही कर रहा था, तो एक IPS था, तो DGP रैंक तक पहुँचा, तो उसकी वाइफ थी, कुछ बीमारी हुई, वो मर गई, तो उसने अपने आप को सुसाइड कर लिया। तो मैं फिर बार बार बता रहा हूँ कि ये चीज़ें अगर आप लोग, अगर कुछ लोग जो ऐसे होते हैं ना कि जल्दी स्ट्रगल किए बिना सक्सेस हो जाते हैं, तो वो लोग फिर वो लाइफ में आगे जाके परेशान रहेंगे। आज मैं उनसे मिला था जो पुष्पेंद्र भैया है ना, 73 प्रीलिम्स जो लिखे हैं उन्होंने, आज 5 मिनट उनके साथ बैठने का मौका मिला। उन्होंने एक ही चीज समझाई कि विकास, जीवन में उतार चढ़ाव हमेशा आएंगे, जिसके जीवन में उतार चढ़ाव नहीं ना उसको समझो जिंदा नहीं, वो मुर्दा घूम रहा है। मतलब समझ में तो उसने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किए, सब एक सी बात है। अगर मान लो को जो एग्जाम ही ना दे दो उसको कोई टेंशन नहीं है। उन्होंने आज बताया कि सबसे जीता जागता मैं तेरे सामने हूँ। मनोज शर्मा क्या बना बैठा है, DIG बना बैठा है, मेरा रूममेट रहा है यार, मैं क्या कर लेता, मैं तो अब लोग पता नहीं कहाँ चला जाता। तो टेंशन नहीं, जो करना था कर दिया, जो होगा देखे जाएगा। सब एक सी बात है, जीवन की यही है, तो यही समझना चाहिए। ठीक है मोनी, आपको कुछ पूछना है बोलिए आप।
कुछ पूछना आपको डाउट? नहीं, मुझे कुछ नहीं पूछना अभी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखो कि मेरा मानना है कल जैसा भी रिजल्ट आए, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि रिजल्ट कैसा भी आए, पॉजिटिव आए नेगेटिव आए, देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, समुंदर में जब उफान आता है ना तो ऐसा लगता है कि बहुत तबाही आने वाली है, बहुत कुछ होने वाला है, कुछ भी हो सकता है। और वही समुंदर के साथ देखो हमेशा याद रखना, जीवन समुद्र के पास जो रहने वाले लोग हैं ना, तो वो चीज़ भी देखते हैं, समुंदर का वो विकराल रूप भी देखते हैं जब वो बहुत उफान पे होता है, खतरनाक लेवल की। पर फिर जब वही समुंदर जो शांत अवस्था में चले जाता है ना, तो लोग उसके पास में खुशी से रहना, लोग घूमने जाते हैं, ये होता है। तो जीवन यही है। तो लाइफ में ऐसा होता है कि कभी बार कुछ चीज़ें डिफ़िकल्ट अपने को लगती है, परंतु वही चीज़ें समय के साथ जब रहते रहते जब आप एक जीवन का एक निहितार्थ समझ लेते हो, सारांश समझ लेते हो कि जीवन यही है, कभी हार कभी सफल होना, यही सब जीवन है, तो फिर वो सफलता हार सफलता वो कोई मायने नहीं रखती है आपके लिए। तो ये हमेशा ये हकीकत याद रखो, जीवन यही है भाई, आप लोग ये क्यों नहीं समझते हो? तो मेरा मानना कल जैसा भी रिजल्ट रहे, पॉजिटिव रहे नेगेटिव रिजल्ट रहे, कैसा भी रहे, आपको टूटना नहीं है। जो लड़ा है, मैं फिर बता रहा हूँ, वही जीतेगा। जो लड़ाई नहीं है, कितने बजे तक आएगा भैया रिजल्ट? कितने बजे तक उम्मीद है आने की? पहला चांस है 11 बजे, फिर लंच के बाद। अगर 11-12 बजे तक नहीं आया तो फिर लंच के बाद। अगर लंच के बाद में नहीं आया तो अपन कल जरूर आएगा, 7-8 बज जाए, क्योंकि एक बार 2021 में उन्होंने 8 बजे भी दिया था रिजल्ट, पर मुझे जहाँ तक लग रहा है दे देंगे। इसका मतलब कल मुखर्जी नगर नेहरू विहार का टेम्परेचर हाई रहने वाला है। तो सभी जगह का रहने वाला है। ठीक है तरुण, अब क्या पूछना बोलो। सर मतलब यूपीएससी पे टिके रहे, मतलब ऐसा मोटिवेशन। देखो यूपीएससी में टिके रहने के लिए सबसे पहले ये होता है कि आप अपनी फाउंडेशन मजबूत कीजिए। जैसे मुझे पहले अटैम्प्ट से ही मुझे ये था कि मैं पहले अटैम्प्ट में मैंने थोड़ा बहुत तैयारी कर लिया था अपनी तरफ से, दूसरे मैंने मेंस की तैयारी कर ली, तो और मैंने मेंस की उस टाइम टेस्ट सीरीज लिख ली थी 2019 में, और मेरे अच्छे नंबर आते थे, मेरे दृष्टि में टॉप 1 भी रैंक रहा हुआ है। तो मुझे ये लग गया था कि भाई कभी भी पीटी तो निकलेगा ना, और जिस दिन पीटी निकला मैं मेंस निकाल दूंगा जिस दिन। और यही मैं आखिर बता रहा हूँ, मैं रियलिटी में अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि मैं 6-7 साल लगा रहा इस तैयारी में। उसको सबसे बड़ा रीज़न यही था कि मेरी मेंस की तैयारी अच्छी थी और मुझे ये भरोसा था जिस दिन पीटी निकलेगा, और साला एक दिन तो होगा, वो एक बार तो निकलेगा ही, तो उस दिन अपन मेंस निकाल देंगे। तो ये होता है कि आप फाउंडेशन अपनी मजबूत कर लो, आपके पिलर मजबूत रहेंगे तो कितनी भी बड़ी मंजिल बना सकते हो, तो फिर आप वो झेल भी लोगे फेलियर सब, क्योंकि आपको उम्मीद रहेगी। तो मैं खुद ही मानता हूँ कि मैं इसीलिए इस तैयारी में जुड़ा रहा, 6-7 साल आज मुझे हो गए, 7-8 साल। वो तो सबसे बड़ा रीज़न ये थी, मेरे फंडामेंटल मजबूत थे। तो ये चीज़ याद रखो, सबसे पहला काम जो अपने फंडामेंटल मजबूत करो, तभी बोलिए। माइंड कभी-कभी सर भागता है कि लाओ स्टेट पीसीएस पे ध्यान दे, ऐसा नहीं करना है ना। देखो तो ऐसा, देखो मैं जो आज तक, देखो मेरे जो सीनियर थे, जो मेरे सर थे, वो IITS बने, ठीक है, उन्होंने हमें एक ही चीज़ बोली थी कि जब तक आप यूपीएससी का टाइम है तब तक यूपीएससी मत छोड़ो, ठीक है। और मैं भी उसी चीज़ को फॉलो करते आया हूँ, लेगेसी मतलब बोलते हैं ना, गुरु परंपरा, तो मैंने भी वही काम किया है। मैं भी अपने शिष्य को यही बोलता हूँ कि भाई यूपीएससी जब तक है तुम्हारे पास, यूपीएससी तैयारी करो। तो मैं खुद भी आज तक कभी हटा नहीं, कभी पीछे की मैंने कभी तैयारी नहीं की, मैं हकीकत बताता हूँ। और मैं कभी किसी को एडवाइस भी नहीं करता। अगर कोई मेरे पास आके बोलता है कि नहीं सर हम कर ले, अगर वो ज़्यादा ज़बरदस्ती कर रहा है तो मैं बोलूँगा मैं कुछ हेल्प नहीं करूँगा, जो तुम्हें करना हो करो। तो देखो फिर वो इंडिविजुअल डिसीजन हो जाता है, पर मैं कभी किसी को एडवाइस नहीं करता पीसीएस के लिए। आई नेवर, तुम देख ही रहे हो पीसीएस के पेपर लीक, ये सब सारी चीज़ें नोटिंग होती रहती है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। पर ना आज देखो सबका अपना अपना कंडीशन होता है, पर मैं कभी अलाउ नहीं करता। तो मेरा मानना, पर हाँ यूपीएससी में अगर आप रह रहे हो तो यूपीएससी के लिए आपको फंडामेंटली मजबूत होने चाहिए, आपके आंसर राइटिंग है सब चीज़ें उस लेवल पे भी होनी चाहिए, ताकि एक आशा की किरण जगह, भाई पीटी निकलेगा तो मेंस निकल ही जाएगा। नहीं पापा कहते हैं यूपीएससी करो। नहीं तो अच्छी बात है, पर तो उसके लिए मेहनत भी करना, सही डायरेक्शन में मेहनत करो, सबसे मेन चीज़ वो होती है। और आपको फंडामेंटल हमेशा चेक होते रहने चाहिए कि आप क्या, पता लग रहा है कि मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछा वही नहीं आ रहा, तो ये भी फ़ायदा रहेगा कि जो फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करेगा तो उसका ये कि मैं डेली ऐसी क्लासेज लेता रहूँगा। मेरा ऐसा रहता है, सब एक सी बात है, पिछली बार जितने मेरे स्टूडेंट हैं सबसे मेरा इंटरेक्शन रहा है। और मैं कल बताऊंगा, जैसे कल मैं आज चाह रहा था कि मैं आज बताऊं, उसका मैं अपना डाटा बताऊं कितने स्टूडेंट थे, कैसा रहा, पर मैं चाह रहा हूँ कल रिजल्ट आ जाए। तो देखो मैं, सीधी सी बात है, देखो मेरा हमेशा जीवन में सिद्धांत रहा है कि ट्रांसपेरेंट रहना। देखो मैं और कोचिंग वालों की तरह नहीं हूँ कि जो झूठी अफवाहें फैलाना, बच्चों को झूठ मार के, जो भी रहेगा मैं एकदम कल एक्चुअल फैक्ट के साथ आपको रिजल्ट बताऊंगा पूरा, ताकि और कोई बच्चे अगर एडमिशन ले लिया है या लेना चाह रहे हैं आगे, तो उनके सामने क्लियर स्थिति रहेगी, कितने मेरे फाउंडेशन बैच में थे,
कितने मेंटरशिप बेस में थे, कितने आंसर राइटिंग में कितने लोगों का निकला है सिलेक्शन। और मैं यहाँ तक ये भी बताऊँगा किसने लापरवाही की है किसका रिजल्ट नहीं होने का कारण क्या रहा, किसका होने का रिजल्ट होने का कारण क्या रहा, कल मैं ये भी बताऊँगा। ठीक है, तो कल जैसे रिजल्ट आ जाएगा तो शाम को ज़रूर क्लास करूँगा मैं एक, और उसमें विद द पॉइंट बताऊँगा जिसने मेरा टू द पॉइंट स्टडी फॉलो किया है, जैसे मैंने बताया है, जैसे जिसने किया है उसके नंबर कितने रहे, कैसा सिलेक्शन रहा है। पर हाँ, एक चीज़ तो आप लोग जो भी हो यहाँ पे, इतना तो सबको लोगों के एक मैं बता देता हूँ, जितने भी शायद 7-8 लोग थे जो फाउंडेशन में थे, जिसमें से 2-3 लोगों ने तो एग्ज़ाम नहीं दिया, पर जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, शायद एक आध लोग हैं जो बिल्कुल ही थोड़ा बाहर है, पर जिन्होंने मतलब पहले एग्ज़ाम दिए हुए थे उनके नंबर डबल हुए हैं, डबल ट्रिपल हुए हैं लोगों के। दूसरी बात, कुछ लोगों के 100 पार भी नंबर है, तो ये भी है। ठीक है, तो अब दूसरी बात, एक चीज़ अगर मेरे से जब से जुड़े होंगे ना, तो आप लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा कि हाँ एग्ज़ाम हम निकाल सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। और ऐसा भी नहीं, कुछ लोग जो फेल होंगे मुझे पता है 1-2 नंबरों से ही फेल होंगे, तो ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि आप उस लेवल तक पहुंच चुके हो। और दूसरी बात, जैसे होता है ना कि आप उसका टेस्ट अनुभव करने लगे होंगे, बस सक्सेस मिल सकती है। एक होता है कि बहुत बाहर ही रह जाना, और एक होता है कि नहीं उसके नज़दीक। तो मुझे पता है कि कल 2-3 लोग तो ऐसे रहेंगे जो एकदम नियर बाय फेल होंगे, कोई नहीं, अगली बार अच्छा करेंगे। कुछ लोग होंगे कि बाय द गॉड लक अच्छा रहा उनका, तो निकल भी जाएंगे इधर। तो देखो कल कुछ भी हो सकता है, कल रिजल्ट आएगा तभी चीज़ें फाइनल होगी। पर हाँ, मैं एक बार ज़रूर अपनी तरफ से रखूँगा, ताकि कोई फाउंडेशन 25 के लिए अगर एडमिशन लेना चाह रहा है तो उसके लिए चीज़ें क्लियर रहे। तो अपनी तरफ से बिल्कुल भी देखो, मैं नहीं चाहता कि कोई भी फॉल्स कमिटमेंट पे मैं किसी का एडमिशन लूँ, मेरा ऐसा कोई भी पर्पज़ नहीं रहता है। और मैं हमेशा अपनी तरफ से ट्राई करता हूँ कि हमेशा ऑनेस्ट बना रहूँ। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखें। तो वो अपना हकीकत है, जो भी रहेगा फीडबैक मैं आप लोगों के सामने ला दूँगा कल, तो ताकि आप क्लियर हो जाएगा आपको भी कि जिसने बात मानी है तो उसको भी एक लग जाएगा हमें क्या करना है। तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, किसी कुछ पूछना है या फिर क्लास वाइंड अप करें? किसी कुछ पूछना है? मोनी, वर्षा, नगीना? चलो ठीक है, तो फिर कल के लिए बेस्ट ऑफ लक, और सब नहा धो के बैठ जाना और देखो, मेरा तो मानना है कि यू हैव टू प्रे विद द गॉड, और कुछ ही नहीं है अपने पास, कल भगवान से प्रार्थना करो। और मेरा मानना है कि जो भी हो, मतलब होता ना कि जैसे देखो, मेरा यही मानना है कि कर्मा एक आप एक लेवल तक कर सकते हो, और जैसे गीता का एक श्लोक भी है कि आप फल की इच्छा मत करो, कर्मा करो, फल जो भी मिले आपको उसको एक्सेप्ट करो, बस स्वीकृति होनी चाहिए आपकी। हाँ, परंतु मैं फिर बार बता रहा हूँ, कोई भी इतना अगर पास भी हो जाओ तो एकदम बहुत तानासा भी मत बन जाओ, आप मान लो फेल हो भी गए हो तो एकदम नेगेटिव भी मत चले जाओ। बैलेंस अप्रोच मैं तो हमेशा बोलता हूँ, बुद्धा का गोल्डन पाथ अपनाओ, मीडियम, वो सबसे बेस्ट है। ज़्यादा सुखी में भी नॉर्मल रहो, ज़्यादा दुख में भी नॉर्मल रहो तो वो सबसे बेस्ट अवस्था है, सिचुएटेड है, और ये होना भी चाहिए। तो ठीक है, तो कल मिलते हैं फिर, कल रिजल्ट के बाद, और मेरी तरफ से सभी को शुभकामनाएं। और मुझे आशा है कि यूनिटी IAS का फ्यूचर ब्राइट रहने वाला, आप टेंशन मत लो। और अब की बार मैं बता रहा हूँ 2025 में बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी होगी, जिनका रिजल्ट अब क्या हो सकता है 1-2 नंबरों से रुकेगा, तो अगली बार और अच्छे नंबरों से पास होंगे। ठीक है, अब मेरी तरफ से जितना भी योगदान हो सकता है उतना मैं करूँगा। देखो, मैं पहले भी, देखो मेरा ये रहता है कि देखो ना, चाहता हूँ तो मैं है ना, देखो मैं चाहता हूँ कि नॉलेज की दुनिया से नहीं भरूँ आप लोगों को, ऐसा नहीं कि बहुत कुछ फैक्ट दे दूँ, मेरा ऐसे नहीं रहता। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा एनालिटिकल वे से आप PT निकालो। ठीक है, मेंस भी वही एनालिटिकल वे से निकलता है, आप एक अप्रोच डेवलप करो। मेरा हमेशा ये रहता है, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ गधा मजदूरी से तुम करो, आई नेवर डिसअपॉइंट। मैं खुद ये फॉलो नहीं करता, मैं कभी फॉलो करवाता भी नहीं हूँ, तो ये मेरा मायना रहा है। और मैं हकीकत है, यही इसी एग्ज़ाम की प्रोसेस है। इस एग्ज़ाम को निकालने के मैं पहले बता रहा हूँ 1000 रास्ते हैं, पर मैं मानता हूँ कि जो लॉजिकल है, और जो हर, देखो हमेशा मेरा ये मानना रहा है कि अगर मैं ये UPSC क्रैक कर सकता हूँ तो मैं हमेशा ऐसी अप्रोच अपना सकता हूँ जो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी कर सकता है उस अप्रोच से। तो मेरा हमेशा यही अप्रोच रहता है कि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी उस एग्ज़ाम को निकाल पाए, वो मेरी अप्रोच है। कि ऐसा नहीं कि ब्रिलियंट बंदे हैं वही निकाल पाए, नहीं। मेरा ये हमेशा है कि जो मतलब कि थोड़ा बहुत पढ़ने में वीक भी है, तो उसको मैं ऐसा सपोर्ट करूँ कि वो एग्ज़ाम निकाल पाए। तो अब की बार आपको देखो ऐसे भी एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे कल के। ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखना कि जो लोगों को लग रहा था कि नहीं हम बिल्कुल वीक है, पर उन लोगों के कल रिजल्ट आएंगे, देख लेना। तो ये अप्रोच रही है। ठीक है, और आगे मेरा यही अप्रोच रहेगा। ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चों को सिलेक्शन करवाया जा रहा, तो वैसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। चलो ठीक है, फिर बाय बाय, कल मिलते हैं फिर रिजल्ट के बाद।